वेरी गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीयूष जेई मैथ में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स पे डिस्कशन करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.1 को स्टार्ट करने से पहले वही तीन पूरा इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहूंगा। प्लीज फॉलो देम। पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि सभी लोग अपने साथ एनसीईआरटी की बुक लेकर बैठे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन, पेन और पेपर लेकर बैठे ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आपको लगे तो आप उन्हें लिख सकें, या कोई भी क्वेश्चन मैं आपको बीच में दे रहा हूं तो वीडियो को पॉज करिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि अगर से कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि हमें वीडियो को रिवाइंड करके देखना चाहिए, तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करिए और वापस से देखिए। तो चलिए बहुत ज्यादा समय का बर्बाद न करते हुए अपने क्लास को आरंभ करते हैं। तो हमारा आज का टारगेट है एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स पे। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे डिस्कशन करें तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग दैट, क्या कह रहा है कि द लेंथ एक्स, क्या कह रहा है कि द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ऑफ अ rectangle rectangle decreasing at the rate of, decreasing at the rate of, decreasing at the rate of 5 centimeter per minute, 5 centimeter per minute, and width, and the width y, and the width y is increasing, is increasing, increasing at the rate of, at the rate of 4 centimeter per minute, 4 centimeter per minute, when x is equal to 8 centimeter, when x is equal to 8 centimeter and y is equal to 6 centimeter, 6 centimeter, find the rate of change of, find the rate of change of, find the rate of change of a, the perimeter, the perimeter, b, the area of the rectangle, the area of the rectangle, of the rectangle, the area of the rectangle। अब मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करिए बच्चा पार्टी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहां पर एक रेक्टेंगल है, हमारे पास यहां पर एक रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल का यदि मैं लेंथ x मान लूं, लेंथ x मान लूं, तो बेटा ये डिक्रीज हो रहा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट से। और कोई भी चीज यदि डिक्रीज होता है ना तो उसके साथ माइनस लगाते हैं, तो dx बाई dt जो आएगा वह -5 सेंटीमीटर पर मिनट आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें, फिर उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है
and the width y is increasing at the rate of 4 सेंटीमीटर पर मिनट। और बेटा इसका जो विड्थ है अगर से वह y है तो यह विड्थ इंक्रीज हो रहा है। तो समझिए अगर से कोई भी चीज इंक्रीज होता है तो प्लस होता है, तो dy बाई डी टी जो हमारे पास आएगा वह आ जाएगा हमारे पास प्लस 4 सेंटीमीटर पर मिनट। सही है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद कह रहा है कि व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, यानी कि यदि x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो जाए और y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो जाए तो फिर क्या कर रहा है, फिर कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल रेक्टेंगल एंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले तो क्यों ना हम पेरीमीटर ही निकालें। तो यदि सबसे पहले हमें पेरीमीटर निकालना है तो मान लीजिए यदि मैंने पेरीमीटर को p मान लिया तो बेटा पेरीमीटर होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ। सही है जी, यानी 2 टाइम्स x प्लस वाई। अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर निकालना है तो क्यों ना हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। तो dp बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, यदि मैं 2 टाइम्स dx बाई डी टी की बात करूं तो -5 और dy बाई डी टी की बात करूं तो +4। और इतना तो आपको पता ही है कि -5 और +4 मिला के जो होता है वो आपका -1 होता है। तो इस तरीके से जो पेरीमीटर में डिक्रीमेंट आया बेटा वह -2 सेंटीमीटर पर मिनट का आया, यानी कि जो इसका पेरीमीटर है वह 2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से डिक्रीज होगा। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, एरिया के बारे में पूछ रहा है, यानी कि यह ए जो था वह पेरीमीटर था। अब यहां पर बी जो आएगा वह एरिया आएगा, और बेटा एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सही है। अब अगेन हम दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो बेटा ये हो जाएगा डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, तो x इंटू डी वाई बाई डी टी प्लस वाई इंटू डी एक्स बाई डी टी। तो बेटा x की वैल्यू तो हमें दिया है 8, तो क्यों ना हम यहाँ पर 8 लिख दें इंटू डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी दिया है 4 प्लस y की जगह पर हम लोगों को दिया है 6 और बेटा डी एक्स बाई डी टी दिया है -4, सॉरी डी एक्स बाई डी टी दिया है -5। सही है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं माइनस। अब देखिए क्या हो जाएगा, 8 4 जा 32 माइनस आ जाएगा 30, और बेटा 30 में से ये 32 में से 30 माइनस करेंगे तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। और चूंकि यह प्लस आया है इसलिए यह श्योर है कि जो इसका एरिया होगा बच्चा पार्टी वह इंक्रीज करेगा। इसका एरिया जो होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज। तो भाई एरिया इंक्रीज कर रहा है जबकि पेरीमीटर क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो बेटा एक बात आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है कि जब भी आप इस तरह के प्रश्न को सॉल्व करो तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन को इंडिकेट जरूर कर लो, उसके बाद आपको बनाना पड़ेगा इक्वेशन, और इक्वेशन बनाते समय सिर्फ और सिर्फ 2 कॉम्बिनेशन रखना है, वही वेरिएबल मेंशन करने हैं जिसकी वैल्यू पता है और दूसरा वही वेरिएबल मेंशन करना है जो अननोन है। इन दोनों को छोड़कर यदि कोई तीसरा आप क्वेश्चन में पुट करते हो मतलब यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं। तो यदि बच्चा पार्टी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के सोल्यूशन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग दैट कि अ balloon which always remains spherical, a balloon which always remain spherical, which always remain spherical, has a variable radius, has a variable radius, has a variable radius। ठीक है, वेरिएबल रेडियस
ठीक है। अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, बड़ा यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गया, हैज अ spherical has a always remain spherical, always remain spherical on inflation, on क्या है, on inflation, on inflation, on inflation, ठीक है। फिर आगे क्या कर रहा है, is being inflected, is being inflated, inflated, is being inflated by pumping in, by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second, of gas per second, of gas per second. Find the rate of change, find the rate of change, rate of change, find the rate of change at which, find the rate of change at which radius of the balloon increases, radius of the balloon, of the balloon increases, increases when the radius is 15 centimeter, when the radius is 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यदि हम लोग इसके सोल्यूशन के बारे में बात करें तो देखिए बच्चा पढ़ ली, यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियरली और स्पष्ट तरीके से मेंशन है कि सर जी कह रहा है कि अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, है ना बेटा, हमारे पास एक बलून है जो हर अवस्था में स्फेरिकल ही है, हर अवस्था में क्या है, हर अवस्था में स्फेरिकल ही है। मान लो ये हमारे पास एक बलून हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है फिर आगे कह रहा है कि इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ गैस पर सेकेंड, यानी बेटा इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है वह 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से चेंज हो रहा है। फिर क्या कह रहा है, फिर आगे कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें डी आर बाई डी टी बताना है, कब, जब रेडियस आपका 15 सेंटीमीटर आएगा तब, जब रेडियस हमारा कितना सेंटीमीटर आएगा तब, रेडियस हमारा 15 सेंटीमीटर आएगा तब। चलिए अब हमें एक बात बताइए कि अगर से किसी भी स्फीयर का बेटा सेंटर मान लेते हैं सी और इसका रेडियस मान लेते हैं आर, तो वॉल्यूम ऑफ एनी स्फीयर जो होता है बच्चा पार्टी वो आता है 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसा कुछ आता है। तो हम लोग दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो बेटा जब दोनों साइड का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई को तो हम लोग कर लेंगे बाहर और ये हो जाएगा डी डी टी ऑफ आर क्यूब। अब बेटा देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, dv बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई, बेटा जब आर क्यूब का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह जाएगा 3r² डी आर बाई डी टी। अच्छा इस तरह से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यदि हम चाहे बच्चा पार्टी तो r की जगह पर 15, r की जगह पर 15, r की जगह पर 15 और dv बाई डी टी की जगह पर 900 लिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ लिखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 900 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 15 का स्क्वायर डी आर बाई डी टी। और बेटा एक चीज देखो, ये वाला जो टर्म है अभी राइट में है तो मल्टीप्लीकेशन है,
लेफ्ट में जाएगा तो यह डिवीजन हो जाएगा, और जब यह डिवीजन होगा तो देखो क्या आएगा, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 900 अपॉन 4 पाई इंटू 15 इंटू 15। बेटा 15 से कट करेंगे तो 15 6 जा होता है 90 और ये आ जाएगा 60, फिर 15 से कट करेंगे तो आ जाएगा 4, और फिर 4 से कट करेंगे तो आ जाएगा पाई। तो बेटा इसके जो रेडियस में चेंजेस होगा, यानी जो डी आर बाई डी टी आएगा वह आएगा 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 अपॉन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमारे स्फेयर के बलून के रेडियस में चेंजेस होगा। चलिए इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे डिस्कशन करते हैं। 8th और 9th एक्चुअली दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, ऊपर वाले को नीचे कर रहा हूँ, नीचे वाले को ऊपर कर रहा हूँ। देखो बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है अ balloon which always remains a balloon which always remains spherical, which always remains spherical, remains spherical, which always remains spherical, remains spherical, has a variable radius, has a variable radius। ठीक है, हमारे हैज अ वेरिएबल रेडियस, कॉमा, फिर क्या कर रहा है, फिर कह रहा है भाई साहब कि फाइंड द रेट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, फाइंड द rate which its volume is increasing, which its volume is increasing, फिर क्या कर रहा है, with the radius when, with the radius when latter is 10 centimeter, latter is 10 सेंटीमीटर। बेटा अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, यानी बेटा हमारे पास एक बलून है जो ऑलवेज स्फेरिकल है। मान लो ये इसका सेंटर है सी, और ये इसका सरफेस सरकमफरेंस का पॉइंट है पी, और इसका रेडियस हो गया आर, और यह ऑलवेज स्फेरिकल है। फिर क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द रेट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस, यानी बेटा जो अब इसका वॉल्यूम है वो रेडियस के अलोंग इंक्रीज हो रहा है, और रेडियस के अलोंग इंक्रीज हो रहा है मतलब डीवी बाई डी आर हमें निकालना, डीवी बाई डी आर निकालना है। क्या कर रहा है, व्हेन लेटर इज 10 सेंटीमीटर, यानी कि जब यह बाद में इसका जो रेडियस है अगर से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो। अब बेटा एक चीज यहां पर आप देख सकते हो कि किसी भी स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सही है। दोनों साइड का हमने डिफरेंशिएशन कर लिया विद रिस्पेक्ट टू आर, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास डीवी बाई डी आर इज इक्वल टू 4/3 पाई, बेटा आर क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह 3r स्क्वायर आएगा, तो 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो बेटा ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब भाई यदि मैं चाहूं तो r की जगह पर 10 पुट कर सकता हूं, तो जब r की जगह पर 10 पुट करूंगा तो 4 पाई इंटू हो जाएगा 10 का स्क्वायर, सही है। और बेटा 10 का स्क्वायर होता है 100, और 100 इंटू 4 होगा 400, तो ये हो जाएगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। गजब की स्थिति है ना,
400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। यानी बेटा कि अगर से रेडियस में 1 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट होता है तो जो इसका वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा वह 400 पाई का होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कशन करते हैं। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कशन करें बच्चा पार्टी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग दैट, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग दैट कि सर जी अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। सही है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग is leaning against a wall, is leaning against a wall, is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground, फिर क्या कर रहा है, along the ground, away from the wall, away from the wall, फिर आगे क्या कर रहा है, wall at the rate of 2 centimeter per second, at the rate of 2 centimeter per second, 2 centimeter per second. How fast is its height, on the wall decreases, when the foot of the ladder is ladder is 4 meter away from the wall, 4 meter away from the wall, सही है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा मेन मुद्दे पर डिस्कशन करते हैं। बेटा क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। यानी बेटा अब यहाँ पर आप एक बात बोल सकते हो कि हमारे पास मान लीजिए कि यह ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर यहाँ पर एक वॉल लगा हुआ है, ठीक है, एक वॉल यहाँ पर खड़ा है और इस वॉल में भाई वॉल है तो ईंटें तो लगी ही होंगी, बिना ईंटों के तो वॉल बनेगा नहीं। चलिए थोड़ा मेहनत करेंगे लेकिन वॉल बना लेते हैं। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, मतलब वॉल के साथ एक लैडर यहाँ पर लगा हुआ है लाइक दिस, ठीक है, और यह लैडर कुछ ऐसा है, ठीक है, यह लैडर कुछ ऐसा है। फिर क्या कह रहा है, फिर आगे कह रहा है कि द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड along the ground away from the wall, है ना। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा पार्टी, एक आदमी आया और वह सीढ़ियों को इस तरीके से खींच रहा है, तो बताइए जब सीढ़ियों को इस तरीके से खींच रहा है तो जो सीढ़ी है वो कंटिन्यूअसली डाउन साइड जाएगी, यानी जैसे जैसे इसका अर्थ पर डिस्टेंस बढ़ेगा अगेंस्ट वॉल तो वैसे वैसे इसकी हाइट भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और फिर क्या कर रहा है, अगेंस्ट द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी बच्चा पार्टी अगर से मैं मान लूं कि यह इसको x सेंटीमीटर दूर ले जा रहा है तो जो इसकी घटने का दर है dx बाई
dt, बेटा वह हमारा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल decreases when the foot of the ladder is 4 मीटर away from the wall। अगर से हम 4 मीटर के डिस्टेंस पर 4 मीटर के डिस्टेंस पर वॉल ले जाएं तो भाई यह कितने रेट से घटेगा, और लेडर की साइज क्या दिया है 5। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब x की वैल्यू दे दिया हमें 4 सेंटीमीटर, और हमसे कह रहा है कि बताइए dy बाई डी टी क्या होगा। सही है, तो बच्चा पार्टिकल से अब ध्यान से देखो, यदि मैं इसका नाम रखूं, मान लीजिए मैंने इसका नाम रख दिया ओ पी के, तो बेटा ओ पी के जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बच्चा बड़ी, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें x की वैल्यू पता है, पहले तो हम y की वैल्यू निकाल लें। तो x की वैल्यू हम यहाँ पे 4 पुट करेंगे, तो बेटा 4 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, यह 16 पॉजिटिव राइट में जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस 16, तो बेटा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 9, और वाई इज इक्वल टू आ जाएगा 3। वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। तो इस तरीके से x आ गया 4 और y आ गया 3। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मेरे पास x भी है और मेरे पास y भी है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, मेरे पास x और y में रिलेशन भी है। सही है, तो यदि मेरे पास x और y में रिलेशन है तो बच्चा पढ़िए, यदि मैं इसको लिखूं कैसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। बेटा मैं दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास डी डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी टी ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बेटा एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो आ जाएगा 2x dx बाई डी टी, प्लस वाई स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आ जाएगा 2y dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, बेटा क्वेश्चन में dx बाई डी टी और x और y की वैल्यू पुट करना है, तो बेटा ये हो गया 2 इंटू एक्स की वैल्यू दे दिया 4 और dx बाई डी टी दिया है 2 प्लस 2 इंटू वाई की वैल्यू हम लोगों ने निकाला तो ये आया था 3 dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अब बेटा यह टर्म पॉजिटिव है और राइट में जाके यह निगेटिव हो जाएगा, तो 2 4 जा 8 2 जा 16 पॉजिटिव, राइट में जाके निगेटिव, तो बेटा 6 dy बाई डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा -16। अब यदि हम इसके आगे इसको सिंप्लीफाई करें जी, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा -16 बाई 6। पहले तो हम इसको 2 से कट करेंगे, तो 2 8 जा 6 और 2 3 जा 6, तो बेटा dy बाई डी टी जो आएगा वह आएगा -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी बेटा जो इसके हाइट में डिक्रीमेंट होगा, जो इसके हाइट में डिक्रीमेंट होगा वह -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड का होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर सकते हैं और अपने रिक्वायर्ड आंसर को दे सकते हैं। चलिए फिलहाल अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, यानी नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 11। तो यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करें, इफ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 11, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स, अ particle moves a particle moves along the curve a particle moves along the curve 6y is equal to x cube plus 2 x cube plus 2. Find the point on the curve. Find the point on the curve at which
at which the y coordinate is changing, the y coordinate is changing is changing 8 times, is changing 8 times as fast as the x coordinate, 8 times as fast as the x coordinate, as the x coordinate, x coordinate। सही है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि अ पार्टिकल मूव्स along the curve 6y is equal to x cube plus 2, है ना। यानी बेटा एक पार्टिकल जो है वह 6y is equal to x cube plus 2 के along मूव कर रहा है। तो आप यहां पर कह सकते हो कि अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो एक पार्टिकल जिस पाथ पे मूव कर रहा है बेटा वह पाथ है 6y is equal to x cube plus 2। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate, 8 times as fast as x coordinate। मतलब क्या होगा भाई, मतलब यहां पर आ गया कि dy जो है y में चेंजेस जो है वह x कोऑर्डिनेट का 8 टाइम्स है, यानी 8 dx। तो एक बात बताइए, dx मल्टीप्लाई है, लेफ्ट में जाके डिवाइड होगा, मतलब dy बाई dx की वैल्यू हमें दे दिया 8 और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पॉइंट पूछ रहा है। यानी आप बोल सकते हो कि हमसे x, y की वैल्यू पूछ रहा है। तो बच्चा बड़ी व्हाट कैन वी डू, सबसे पहले तो हम अपने गिवन कर्व को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यदि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जी तो यह आ जाएगा 6 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2 इज अ कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0। और बेटा dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगा 8, तो यह हो जाएगा 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। बेटा 8 6 48 होगा, तो 48 अपॉन 3 इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और बताओ 3 से 48 को काटेंगे तो 16। तो बेटा जब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है तो डेफिनेटली एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 4। तो इस तरीके से एक्स पॉइंट का तो एक्स मिल गया 4, और इसी पॉइंट को यदि मैं कर्व में पुट करूं तो क्या बेटा मुझे y मिल जाएगा। y कैसे मिलेगा, अब देखो ध्यान से, 6y इज इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस 2। यदि मैं चाहूं तो x की जगह 4 रख सकता हूं, तो बेटा 6y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 का क्यूब प्लस 2। तो बेटा 6y इज इक्वल टू 4 का क्यूब इज 64 और 64 और 2 मिलकर हो जाएगा 66। और बेटा यह 6 मल्टीप्लाई है, राइट में जाके डिवाइड होगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 66 बाई 6। और जब इसको काटेंगे तो y 11 आएगा, तो y इज इक्वल टू आ गया 11। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि द वैल्यू ऑफ x इज 4 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 11। और इस तरीके से x, y जो हमारे पास आएगा बेटा वह आएगा 4,11, 4,11। तो जो हमारा पॉइंट है जिसमें इस रेट से चेंजेस होगा ऑब्जेक्ट में वह होगा 4,11। बच्चा पार्टी अभी तक हम लोगों ने 7, 8, 9, 10 और 11, है ना, 7, 8, 9, 10 और 11 इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। और इन पांचों क्वेश्चन के बिहाफ पर अगर से हम कंक्लूजन पे पहुंचे तो हमें एक बात स्पष्ट तरीके से समझ में आता है कि अगर से हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें 3 महत्वपूर्ण बातें पता होनी चाहिए। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाई साहब इक्वेशन हमें क्या दिया है, दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हमें डेटा क्या दिया है, और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अगर से यह 3 बातें आपको पता है तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि 3 बातें आपको नहीं पता है तो यू विल ऑलवेज ट्रबल। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। बच्चा पार्टी इसी तरीके से प्यार और दुलार बनाए रखिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें।